Oh, he's got him. Best ball. Has he got? Yes, he's got him. He has got him. And again, has he hit it? He has. So the tentative. महज एक 17 साल का लड़का इंडिया की तरफ से खेलते हुए दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन चुका था। Oh, got him straight through. He tried to cut it, and number 300. जब तक बैटर्स उसकी गेंदों को समझ पाते कि उससे पहले ही उनका मिडल स्टंप उखड़ जाता था। उसकी गेंद को एक्स्ट्रा टर्न और बाउंस मिलने की वजह से कोई भी उसे फेस करने से कतराता था। उसके नाम का इतना आतंक हो गया कि उसने ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग को कुछ इस तरह सेंड ऑफ दे दिया। अब इंडियन टीम को एक ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी मिल चुका था जो अगले कुछ महीनों में अपनी बर्बादी को एकदम पास से देखने वाला था, क्योंकि पहले तो उसको एक मैच के लिए बैन किया गया, फिर उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके कुछ महीनों बाद उसके बॉलिंग एक्शन पर रिपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको एनसीए से भी बाहर निकाला गया और उसकी रणजी टीम पंजाब बाहर निकालने को तैयार थी। अब उसका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसी बीच जिसके कहने पर वो क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब क्या वो लड़का इन परिस्थितियों से लड़ पाएगा या फिर एक और टैलेंटेड खिलाड़ी का करियर पॉलिटिक्स के तलवे तले कुचला जाएगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं कहानी भारत के महान गेंदबाज रहे हरभजन सिंह की। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 मार्च 1998। 17 साल के हरभजन आज इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले थे, जो केवल अपने पिता के कहने पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था और अपने पहले ही ओवर में विकेट लेकर अपने सुनहरे करियर को उड़ान दे दिया। लेकिन अभी तो केवल शुरुआत थी। अगले महीने होने वाले कोको कोला कप में भज्जी को टीम में शामिल किया गया। एक बार फिर से हरभजन के हाथ में गेंद और उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग खड़े थे और ओवर की दूसरी गेंद को पॉन्टिंग ने एक लंबा छक्का जड़ एक सरदार के अंदर की तूफान को हवा दे दिया। फिर क्या, ओवर की आखिरी गेंद पर पॉन्टिंग आगे निकलकर शॉट खेलना चाहा, परंतु गेंद मिस हो गई और मोंगिया ने स्टंप कर दिया। उसके बाद दुनिया ने पहली बार देखा हरभजन की धड़कती जवानी के गर्म खून का उबाल। वो पॉन्टिंग की आंखों में आंखें डालकर जंग का ऐलान कर रहे थे। उसके लिए मैच रेफरी ने हरभजन को एक मैच का बैन और भारी जुर्माना लगा दिया। इसके कुछ महीनों बाद हरभजन के बॉलिंग एक्शन पर रिपोर्ट कर दिया जाता है। उसको करेक्ट करने में 5 महीने लगे। फिर जब वापस से टीम में लौटे तो उनका प्रदर्शन एवरेज रहा और कुछ ही समय में टीम से अपनी जगह गंवा दिया। उसके बाद भी भज्जी के पास टीम में वापसी करने का मौका था, क्योंकि एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 25 खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया, जिसमें भज्जी का पहला नाम था। लेकिन हरभजन ने वो आखिरी मौका भी गंवा दिया। यहाँ हरभजन लेजेंड खिलाड़ियों के बीच रहकर उनसे सीखकर टीम में वापसी कर सकते थे, परंतु हरभजन को एटीट्यूड, ईगो, गुस्सैल स्वभाव और डिसिप्लिन में न रहने की वजह से उनको एक हफ्ते में ही बाहर कर दिया गया। यह उनके लिए इतना भारी पड़ा कि एनसीए मैनेजमेंट के साथ साथ उन्होंने सिलेक्टर्स का भी भरोसा गंवा दिया और एक सिलेक्टर ने तो उनके मुंह पर बोल दिया कि तुम इंडिया के लिए खेलने का सपना अब छोड़ ही दो, और उनसे एयर इंडिया की स्पॉन्सरशिप की नौकरी भी छीन लिया गया। उसी बीच उनकी रणजी टीम पंजाब भी उनको निकालने की सोच रही थी, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों के मना करने पर हरभजन बच गए। इसी दौरान इनके पिता दुनिया छोड़कर चल दिए। साथ में भज्जी के सर पर 5 बहनों की जिम्मेदारी थी। महज 20 साल के भज्जी अपना सब कुछ खो चुके थे और अब वो ट्रक चलाने के बारे में सोच रहे थे। अब 15 महीने बीत गए और उसी वक्त टीम इंडिया के नए कप्तान बने सौरव गांगुली के कप्तानी के लाले पड़े थे और अगली सीरीज गांगुली के करियर को डिफाइन करने वाली थी, क्योंकि एक फिक्सिंग स्कैंडल के बाद दादा को कप्तानी दिया गया था और उनकी कप्तानी में टीम को मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हार झेलनी पड़ रही थी। इसलिए दादा कुछ ऐसे खिलाड़ियों की तलाश में थे जो मैच जीतने के लिए लड़ जाएं, झगड़ जाएं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करे, बस मकसद उसका मैच जीतना हो। तो दादा ने खिलाड़ियों के चयन के लिए एक कैंप आयोजित करवाया, जिसमें हरभजन का नाम भी शामिल था। वही हरभजन जो ट्रक चलाने की सोच रहे थे।
परंतु ऐन मौके पर हरभजन ने खुद को एक आखिरी चांस देने का डिसीजन लिया था और पिछले 15 महीने टीम से बाहर रहते हुए हरभजन ने जी तोड़ प्रैक्टिस किया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक भज्जी का पूरा फोकस अपने खेल को इम्प्रूव करना था। इन दिनों भज्जी अपना बेस्ट दे रहे थे। उनकी आंखों में खेलने का जुनून देखकर पंजाब के एक सिलेक्टर ने उस कैंप में भज्जी का नाम भी डाल दिया था। और अब ट्रेनिंग के पहले दिन ही जब भज्जी गेंद डाल रहे थे तो कोच जॉन राइट्स देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि भारत की सपाट पिच पर हरभजन की टर्न लेती गेंद इतना उछाल कैसे पैदा कर रही है। जिसके बाद कोच ने तुरंत दादा को बताया तो दादा ने भज्जी के रिकॉर्ड्स निकाले तो पाया कि कुछ सेम कहानी दादा से मिल रही थी। जैसे पिता के कहने पर क्रिकेट खेलना शुरू किया, नेशनल टीम में जल्दी खेल जाना और एटीट्यूड के चलते टीम से बाहर किया जाना और पॉलिटिक्स के चलते क्रिकेट करियर खत्म करने का प्रयास हो, लेकिन बावजूद क्रिकेट खेलने और जीतने की भूख हो। यह सब देख दादा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में भज्जी का नाम डलवा दिया। अब यहाँ भज्जी के पास मौका था शानदार प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाने का, परंतु यहाँ इनको एक भी विकेट नहीं मिला। लेकिन फिर भी बीबीएस लक्ष्मण, जो कि उस टीम के कप्तान थे, उन्होंने बीच मैच दादा को बताया कि मैं कभी भी भज्जी को फेस नहीं करना चाहूंगा। बस इतना सुन दादा ने भज्जी को लंच के बाद ओवर देने से मना करवा दिया, क्योंकि दादा भज्जी को ऑस्ट्रेलिया के सामने एक्सपोज नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन भज्जी तो गुस्सैल निडर स्वभाव के थे और बीच मैदान में ही लक्ष्मण से लड़ पड़े ओवर ना दिए जाने पर। फिर लक्ष्मण को बीच मैदान में ही भज्जी को दादा के द्वारा कहे गए हर बात को बताना पड़ा, तब जाकर भज्जी शांत हुए। लेकिन एक बार फिर से सिलेक्टरों को हरभजन का यह व्यवहार पसंद नहीं आया, जिसे देख उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसमें कुछ नहीं बदला है। लेकिन दादा ने कई सारे रीजन दिया हरभजन को टीम में रखने के लिए। देर रात तक बहुत बहस हुई, लेकिन आखिरकार दादा ने झगड़ा करके भज्जी को टीम में शामिल करवा ही लिया, परंतु सिलेक्टरों से जंग छेड़ दिया। यानी अब यह सीरीज भज्जी और दादा का करियर डिसाइड करने वाली थी। पब्लिकली मांगा था कि मुझे हरभजन सिंह चाहिए, और वो सीरीज मेरे लिए जितनी जरूरी थी उतनी सौरव गांगुली के लिए भी जरूरी थी। अगर मैं वो सीरीज में विकेट नहीं लेता और इंडिया हार जाता तो मैं तो गया ही गया था। साथ में गांगुली साहब का भी वीजा था बाहर का कहीं का, मेरे साथ ही चलते वो भी। मतलब हर हाल में दोनों को यह सीरीज जीतना था, उनको अपने करियर को बचाने के लिए। उस ऑस्ट्रेलिया के सामने जो लगातार पिछला 15 टेस्ट मैच जीत कर आ रही थी, उस ऑस्ट्रेलिया से जीतना था जिससे दुनिया भर की टीमें पिछले 15 टेस्ट में हरा नहीं सकी। और उसके कप्तान स्टीव वॉ ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम भारत को 3-0 से हराकर लगातार 18 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे। और ऐसे हालात में अब सीरीज का पहला मैच वानखेड़े में शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर भारत को खुला चैलेंज कर दिया, क्योंकि इंडियन पिच पर 4th इनिंग में गेंद नागिन की तरह नाचती थी। और जब यह मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में इंडिया को महज 3 दिनों में रौंद दिया। यह हार नहीं, इंडिया को जलील किया गया था। इसलिए बिशन बेदी ने इस हार को इंडियन क्रिकेट के लिए मृत्यु का दिन घोषित कर दिया। लेकिन इंडियन टीम के लिए अच्छी खबर यह थी कि हरभजन ने 4 विकेट लिया था। अब दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता में खेला जाता है, लेकिन मैच से पहले जवागल श्रीनाथ ने अपनी फिंगर तुड़वा ली और अजीत अगरकर को तेज बुखार था, जिसने इस मैच को जीतने के चांस को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पहले मैच से दूसरे मैच में अभी भी कुछ नहीं बदला। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम इंडियन गेंदबाजों पर टूट पड़ी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 193 रनों पर केवल 1 विकेट था। तभी हरभजन ने हेडन को अपनी फिरकी में फंसा इस मैच का अपना पहला विकेट लिया। इसके बाद तो मानो भज्जी को संजीवनी मिल गई हो, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 252 रनों पर 4 विकेट था, तब भज्जी के हाथ में गेंद थी और उनके सामने उनका पुराना इतिहास रिकी पॉन्टिंग खड़े थे। रिकी पॉन्टिंग भज्जी की गेंद को समझने में नाकाम रहे और लेग बिफोर आउट हो गए। उसके बाद नए बल्लेबाज आए, गिलक्रिस्ट भी एलपीडब्ल्यू आउट हो गए।
इसके बाद फिरकी के जादूगर शेन वार्न मैदान पर आए। हरभजन के पास हैट्रिक लेने का सुनहरा मौका था और फिर कुछ ए हुआ। अब भज्जी इतिहास रच चुके थे। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से डगमगा उठा। भज्जी इंडिया के लिए पहले गेंदबाज बने जो टेस्ट में हैट्रिक लिया हो। यहाँ से मैच का पूरा मोमेंटम बदल गया। 252 रनों पर 4 से 252 रनों पर 7 विकेट हो गया। हरभजन ने पहली इनिंग में 7 विकेट लिया और दूसरी इनिंग में 6 विकेट लेकर इस मैच को जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि यह वही मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के फॉलोऑन के बाद राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने 363 रनों की पार्टनरशिप करके इस मैच को यादगार बनाया था। Well, what a victory. The third team in 1535 test matches to win a test after following on. और ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने का सफर को भी खत्म कर दिया। हरभजन सिंह इस पूरे मैच में 13 विकेट लिए, यानी 20 विकेटों में से हरभजन सिंह अकेले ही 13 विकेट लिए थे। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम हरभजन की फिरकी पर नाच रही थी। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी। आखिरी मैच चेन्नई में खेला जाना था, लेकिन दादा की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अभी भी इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक बेदम था। इसीलिए दादा ने वेंकटपति राजू और वेंकटेश प्रसाद को टीम से बाहर कर दिया। इसके बाद चेन्नई टेस्ट में कुछ इस प्रकार भारत का गेंदबाजी अटैक होता है। जहीर खान 3 टेस्ट मैच, हरभजन सिंह 10 टेस्ट मैच, नीलेश कुलकर्णी 2 टेस्ट मैच और सहराज का अभी डेब्यू होने वाला था। और आलम ऐसा हो गया कि मैच में जहीर खान के साथ दादा बॉलिंग कर रहे थे। खैर, इस मैच में भी भज्जी आग उगल रहे थे। उनकी गेंद बल्लेबाजों के लिए मौत के समान थी। इस इनिंग में भज्जी ने अकेले 8 शिकार किया, मानो आज किसी और गेंदबाज की जरूरत ही नहीं हो। अकेला सरदार पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम पर भारी पड़ रहा था। एक अकेले भज्जी के सामने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त हो गया। अब टीम इंडिया को यह मैच सीरीज और ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने के लिए मात्र 155 रनों की जरूरत थी और इंडिया लगभग यह टारगेट हासिल करने वाली थी, क्योंकि 101 रनों पर केवल 2 विकेट था। परंतु ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसे ही नहीं विश्व पर राज करती थी और इंडिया का स्कोर 122 रनों पर 5 विकेट हो गया। लेकिन पिछले मैच के हीरो रहे वीवीएस लक्ष्मण अभी भी मैदान पर डटे थे, परंतु फिर अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि लक्ष्मण एक आखिरी उम्मीद को भी ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह खत्म कर दिया। लक्ष्मण को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आउट कैसे हो गए हैं। अभी भी इंडिया को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, तभी उसके बाद 2 और विकेट गिरा। अब हरभजन सिंह मैदान पर आ चुके थे। जीत के लिए 4 रनों की दरकार होती है। ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट की जरूरत थी। हरभजन को गेंद के बाद अब बल्ले से कमाल दिखाना था। यह 4 रन भज्जी और दादा का करियर बचा सकता था। दोनों ने अपने करियर के लिए पूरी सीरीज में जी जान लगा दिया। हरभजन ने 3 मैचों में 32 विकेट लिया और दादा ने पूरी सीरीज में अपनी कप्तानी का जलवा दिखाया था। एक दफा जब दिन की आखिरी गेंद डाली जानी थी, स्ट्राइक पर शेन वार्न खड़े थे, तो दादा दिमाग लगाकर फील्डिंग सेट करने लगे। शेन वार्न अपना पेशेंस खो रहे थे। आखिरी गेंद को खेलने के लिए लेट हो रहा था और दादा लेट पर लेट किए जा रहे थे, और जब तक गेंद डाली गई वार्न पेशेंस खो चुके थे और हरभजन की गेंद को इतना मिस जज कर दिया और भारत को एक और विकेट मिल गया। यानी दादा और भज्जी ने इस मैच सीरीज को जीतने के लिए, अपने करियर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किए थे, और अब आखिरी चाल चलनी थी और इसके लिए भज्जी के हाथ में बल्ला था। और जब मैग्रा की गेंद पर हरभजन ने दौड़कर 1 रन लिया तो पूरा स्टेडियम सहम सा गया। इसके बाद अब 2 रनों की जरूरत होती है। मैग्रा की लहराती यार्कर पर भज्जी ने शानदार तरीके से खेल पूरे स्टेडियम को खुशियों से भर दिया। यह मैच, यह सीरीज दादा और भज्जी के लिए जीतना कितना जरूरी था, यह उनके जश्न से पता चलता है। इसके बाद भज्जी ने 15 सालों तक दुनिया पर राज किया और दादा ने टीम इंडिया को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। इंडिया को जीतना सिखाया, लड़ना सिखाया, क्योंकि दादा का मानना था कि अच्छे बर्ताव सिर्फ स्कूल में अच्छा लगता है। मैच में मारो या मरो, इस मैच को जीतने के लिए जो करना पड़े करो। और इस प्रकार दादा ने हरभजन का करियर बचाया और हरभजन ने दादा की कैप्टनसी। और इस ऐतिहासिक सीरीज का फुल वीडियो इसे जरूर देखिएगा।